आपके साथ मैं हूं आसफ सोलंकी। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। चौथे चरण का चुनाव भी हो रहा है। अब ऐसे में सातवां चरण जो है, जो अंतिम चरण का चुनाव है, उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सातवां चरण का चुनाव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही चुनाव परिणाम जो है वो सामने आ जाएगा। बात करते हैं अगर पटना साहिब से, तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से जो सिटिंग कैंडिडेट है चुनावी मैदान में है, और उनको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही रोड शो किया था। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से नीरज कुमार यादव इस बार मैदान में हैं, जिनका राजनीतिक इतिहास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन राजनीति में जब वो आए हैं तो इतना तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में जब आए हैं तो जनता के लिए कुछ कर गुजरेंगे। तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए नीरज जी हमारे साथ हैं, सीधा बातचीत करते हैं। नीरज जी, आपका दिग्गज प्लीज स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति में आने का इरादा कैसे बना? राजनीति में मैं हूँ 1990 में मैट्रिक पास किया, उसमें से राजनीति में पटना की राजनीति की बात करें तो मैं पटना जिला का अध्यक्ष रहा हूँ जनता दल के जमाने में। 95 में छात्र जनता दल का मैं पटना जिला का अध्यक्ष रहा, 90 से वर्कर रहा हूँ। 95 में मुझे मनोनीत करके सम्मानित किया गया जिला के अध्यक्ष। उसके बाद बीच में सिचुएशन आया कि राष्ट्रीय जनता दल हमने चुनाव किया, राष्ट्रीय जनता दल का। अच्छा, वहाँ भी हम छात्र के अध्यक्ष रहे। इसलिए वर्कर 5 साल वर्करी करते हुए मनोनीत किया गया। उस समय पार्टी कुछ और थी, जनता दल थी, फिर राष्ट्रीय जनता दल आई, 97 में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव की। अब बसपा से आप कैंडिडेट बने? हाँ, बसपा मोदी से हमसे प्रयास कर रहे थे कि आप अच्छे वर्कर हैं, पटना में सक्रियता है, सारा हम विचार किए, ऑफर कर रहे थे। आपका विजन है कि कुछ बदलाव करना राजनीति में, यहाँ के जो मुद्दा है, यहाँ के मुद्दों को लेकर के, यहाँ की जनता की आशा को लेकर के आप? देखिए, यहाँ का जो मेन जो बात है ना, यहाँ लोगों में निराशा घर कर गई है या ठीक है, करिए हमारे आने से कुछ उम्मीद पैदा है। निराशा इस कारण से था ना कि मैं ज़्यादा बैक में नहीं जाऊँगा, मैं 2009 से परिसीमन हुआ, तब से पटना साहिब का उदय या जन्म जो कहते हैं मैं वहीं से शुरू करता हूँ। 2009 का चुनाव आपको याद होगा, 3 कैंडिडेट थे वहाँ। एक लोजपा और राजद गठबंधन से विजय गुप्ता जी थे, गोसाईगंज से आते थे। दूसरे आपको कांग्रेस से शेखर सुमन जी थे, तीसरे से प्रियंका सिंह। तीनों का बैकग्राउंड जो है ना पॉलिटिकल नहीं रहा, कभी भी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं रहे, कभी वर्कर नहीं है, कभी किसी भी पद पे राजनीतिक एक्टिविटी कोई तरह का नहीं था। तीनों का फील्ड अलग से था, तो फील्ड अलग से था। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव में जीते, बाकी लोग दोनों चुनाव हारे। तो जो हारे हैं उनको भी वोट मिला होगा, अच्छे खासे वोट मिला होगा। तो बताइए कि उन वोटरों की क्या स्थिति हुई होगी जो उनको वोट दिए होंगे, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं या कुछ बड़ी समस्या भी होगी तो कहाँ जाते हैं? जो प्रत्याशी जो जीत गए, जो कैंडिडेट जीत गए, उनके कहाँ तो जाने से रहे, जहाँ वोट दिए वही अधिकार होगा ना। तो ठीक है, आपको वोट मिला, आप लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो वोटर है उनकी समस्याओं की आवाज़ तो आप यहाँ जो लोकल प्रशासनिक ऑफिसर, कलेक्ट्रेट है, सीओ है, वीडियो है, तो आपको उठाना ही चाहिए ना। यहाँ रहते तो वहाँ रहते ही नहीं रहते थे तो पार्टी की गलती है ना। वैसे कैंडिडेट को यहाँ क्यों प्रत्याशी बनाते हैं? उसको प्रयोगशाला क्यों बनाए हुए हैं? पटना साहिब को प्रयोगशाला क्यों बनाए हुए हैं? तो काफी फिर 2009 के बाद 2014 आया, तो फिर भी फिल्मी दुनिया से दोनों थे। कुणाल जी आ गए भोजपुरी फिल्म से, और शत्रुघ्न सिन्हा आ गए। उस पर भी मेरा वही प्रश्न है कि फिर वो हार के फिर भाग गए। अब फिर बताइए क्या दशा हुआ? मतदाताओं के साथ साथ मैं भी मतदाता था ना, तो हमारी भी अपने दिल से जानिए पर आए दिल का हाल, वही सिचुएशन था। फिर जब 2019 आया तो फिर देखिए 2019 में पार्टी इनको टिकट दी रविशंकर जी को। तो रविशंकर से पहले राज्यसभा से किसी पारितोष इनाम के रूप में इनको राज्यसभा मिला गया। राज्यसभा मिला, ये ठीक राज्यसभा मिला, एडवोकेट फील्ड से थे, राज्यसभा मिला। राजप्रिय लोगों को राज्यसभा मिलता है, राजप्रिय हैं, हम मानते हैं राजप्रिय है, इनको मिला राज्यसभा। लेकिन फिर इनको लोकसभा दिया गया और इनको 5 साल का मौका मिला कि ये जनप्रिय और लोकप्रिय हो जाए। तो लोकसभा का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय जनप्रिय होना। उसमें ये फेल हुए, जनप्रिय लोकप्रिय में फेल हुए। तो लोकसभा के लायक ये अनफिट हैं, किसी कार्यकर्ता के बीच में नहीं गए और किसी आम लोगों के बीच में नहीं गए,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाते थे तो समस्या पता चलता, और ये 5 साल में एक भी समस्या का लोकसभा में उठा। दूसरी चीज कि इनको मंत्रिमंडल बाहर किए मोदी, उसने कुछ स्थानीय कानून जारी किए होंगे। यहाँ तो सब लोग उम्मीद किया था कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर टिकट इनको दिया गया, कुछ मजबूरी रही होगी। तो मजबूरी पार्टी के सुप्रीमो को मजबूरी हो सकता है, लेकिन पटना साहिब के जो मतदाता हैं, जो आम लोग हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि इनको चुना। ये फेल हुए, ये अपने नेता के लिए मौका मिला था 5 साल इनको कि नेता बन के दिखा। मैं इनको खारिज करता हूँ कि नेता के किसी डिफिनीशन में फिट नहीं आते हैं। नेता का जो परिभाषा होता है वो उसमें ये फिट नहीं आते। रविशंकर जी और इनफैक्ट जो दूसरे तरफ से हैं, कांग्रेस गठबंधन से जो आए हैं, उनको भी कहीं का वर्कर नहीं इनको जानता, केवल ये पहचाने की विरासत। तो बताइए, विरासत से राजनीति होगी लोकतंत्र में? राजतंत्र है क्या? मैं तो जनता, अपनी मतदाताओं से, जनता से, पटना साहिब के लोगों से, जो किसी पार्टी के कैडर है, उनसे भी अपील करूंगा कि आप देखिए कि यहाँ जनसेवक को चुनना है कि विरासत को चुनना है, कि फिर असक्षम लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, उस पे जाइए कि क्यों बाहर किया गया और क्यों टिकट दिया, और फिर आप लोग चुनाव में वोट उनको, मत उनको क्यों देंगे, आखिर क्यों? कल तो मोदी जी का रोड शो भी था, बड़ा जन समर्थन देखा। देखिए, रोड शो को सीधे अगर हम फ्लॉप शो कर दें तो लगेगा छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन रोड शो का जरूरत क्यों पड़ रहा है? आपको यहाँ के जो उनके लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं या सिटिंग जो एमपी हैं, वो अपने नाम पे, मुझे नहीं लगता है कि 6 विधानसभा है ना, 6 वोट भी उनको मिलेगा उनके नाम पे। जो मिलना है मोदी जी के नाम पे, और मोदी जी अपनी गारंटी पे वोट ले रहे हैं, पार्टी की कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी गारंटी पे अगर कोई लेगा तो देखिए कि लोकतंत्र कहाँ जाएगा। ये तानाशाही है, और यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता है। फिगर तो तब आना चाहिए जब लोकसभा के सारे मेंबर लोग मिलके, और जो बहुमत वाले दल के लोग हैं उनको अपने नेता चुनेंगे, उनको प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। ये पहले से अनाउंस करके किसी फेस पे चेहरा पे ला रहे हैं, तो बताइए कि उनकी मेंटलिटी क्या होगी? कहीं से भी लोकतांत्रिक मेंटलिटी के नहीं रह जाएंगे। मुकाबला आपका इंडिया गठबंधन से भी है। देखिए, इंडिया गठबंधन, हम तो बोल रहे हैं ना कि पटना साहिब की मैं बात कर रहा हूँ, तो गठबंधन में जो कैंडिडेट हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो साबित करें अपने आप को कि वो जनप्रिय, लोकप्रिय नेता का उनका कोई एक्सपीरियंस है। विरासत के अलावा उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? इसलिए टक्कर नहीं है मेरा उनसे। सबके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है जनप्रिय होने का। हाँ, मैं हूँ। आप देखिएगा, हमारे साथ जितने लोग हैं उनको मानते हैं। हर लोगों से मेरा यहाँ कोई वोटर और प्रत्याशी का रिश्ता नहीं है, एक भाई का रिश्ता है, बेटा का रिश्ता है। मेरा ननिहाल भी यही है, तो जहाँ जाते हैं तो वहाँ भगना भी हो जाते हैं, नाती भी हो जाते हैं। वो रिश्ता है हमारा, और काफी लंबा समय से रहा है। आप भी यादव हैं? हाँ, मैं यादव हूँ। उधर राजद कांग्रेस सब साथ में है, माई समीकरण का वोट, राजद का परंपरागत वोट कहा जाता है। हाँ। कैसे सेंधमारी कर पाएंगे? सेंधमारी है ना। अब बताइए, राहुल गांधी जो बिल फाड़े थे, किसके लिए फाड़े थे बिल? इंतजार कर रहा है यहाँ यादव। और दूसरा चीज, मुस्लिम लोग भी इंतजार कर रहा है। ये 1947 का जमाना नहीं है कि संरक्षण के नाम पर वोट बटोरती रही है। कोई पॉलिसी ऐसा बताएगा कांग्रेस क्या कि जब वो सत्ता में था तो कोई ऐसा पॉलिसी जो मुस्लिम बेरोजगारों को रोजगार दिला दे या जॉब दिला दे? किसी भी केंद्रीय जो जैसे रेलवे है या और सारे जो जगह है, वहाँ मुस्लिम का क्या प्रतिनिधित्व वहाँ का नौकरी है? अब क्यों रेशियो कम था? उसके बारे में कभी सोचा? अब तो बदला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि SC SC ओबीसी से आरक्षण लेकर के मुस्लिमों को दिया जाएगा। देखिए, वादे जो है ना, वादे ही रह जाते हैं। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातों है, बातों का क्या, तो बातें ही रह जाएंगी। मैं जानता हूँ तो कांग्रेस का जो पार्टी कुछ नहीं होता, पार्टी उसके वर्कर और लीडर से तय होता है। तो जो उस मानसिकता के लोग थे ना, सत्ता के मानसिकता के लोग जो कांग्रेस में थे, वो उनके वही लोग फिर बीजेपी में तो आ गए हैं ना। अब जगन्नाथ मिश्रा, उनके बेटा नीतीश मिश्रा आइडियोलॉजिकल बेस पे आए क्या बीजेपी में? केवल सत्ता के बेस वाले लोग कांग्रेसी लोग होते हैं, उनको केवल सत्ता चाहिए होता है। तो उनका ग्राउंड है, वो किसी से न्याय थोड़ी कर पाएंगे। मुस्लिमों के बीच यही सारा मुद्दा लेकर के जाएंगे। हाँ, मुस्लिम के बीच में यही सब मुद्दा क्या, वो लोग का मुद्दा है केवल रिमाइंड करना है। और दूसरा चीज की कोरोना काल में ये लोग का क्या स्थिति था? यहाँ जो
डिप्टी सीएम थे पहले के, वो अपने घर में खुद कैद थे, पानी जब यहाँ पटना में भर गया था। कोरोना काल में भी लोग, उसके बाद पटना का स्थिति 2019 के जो बरसात में पानी भरा था, उस समय का मैं बताया मोदी जी का हरिस्तानी, और उसके बाद कोरोना आ गया, कोई एक सिंगल पर्सन बीजेपी का निकल के आया है तो कोरोना में मदद करता है किसी को। सब लोग अपने अपने तरीके से, कुछ एनजीओ वाले या कुछ बाकी जो कुछ बैंकर लोग को भी देखे कि अपना संगठन जो होता है उससे हमने किया था बजाता है, उसका सब रिकॉर्ड है। पप्पू यादव की तरह तो मैं नहीं किया था, क्योंकि पप्पू यादव पे अगर कुछ बात है तो मैं बाद में, चलिए उनको कवरेज मिल गया, आपको कवरेज नहीं कवरेज के लिए हमने किया भी नहीं था। कोरोना में भी मैंने किया है, और ऑक्सीजन सिलेंडर, आप कुछ वर्कर हैं हमारे, उनसे पता कर लिए, वो लोग बोला भी कि भैया पेपर पब्लिश किया, उन्होंने पेपर ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे पटना में, आपने पटना इनफैक्ट बिहार भर में हम किए उसको काम किया। हाँ, लेकिन उसको पब्लिकेशन नहीं दिया जानबूझ के, हमको प्रचार नहीं चाहिए। हमको एक्चुअली जहाँ जरूरत है ना, वहाँ जो जरूरत का चीज़ है, अगर मैं सक्षम हूँ तो वहाँ मैं देता हूँ। ये चुनाव आपके लिए जितना मुश्किल है आसान है, देखिए जनता मालिक है, और ये जो इशू मैंने आपको बताया ना, यही सब इशू, ज्यादा विशेष ब्रॉड स्केल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमको पटना साहिब की समस्या जो है ना, निराशा जो छाया हुआ है वोटरों में, मतलब हमको लगता है ना कि ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब बहिष्कार हो जाए, मतलब लोकतंत्र का इस टाइप से निराशा है, काफी निराशा है लोगों में। पहले उस निराशा को दूर करने के लिए मैं अग्रसर हूँ, प्रयास। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, बार बार प्रत्याशी का चेहरा बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा नीरज जी आपको मिलता दिख रहा है। कहने की बात तो है नहीं, और जो मेरा थॉट है, जो जिस बात के लिए मैं संकल्पित होकर चुनाव में आया हूँ, मेरा यही संकल्प है कि पहले निराशा, जो लोकतंत्र एक उत्सवधर्मी त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो पटना साहिब की जनता लोग उत्सव क्यों नहीं मनाए, निराश क्यों रहे, उसके लिए आया। अच्छा, बसपा को लेकर एक सवाल है, बसपा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा क्यों नहीं होता है? देखिए, भाजपा के जो वोटर लोग हैं ना, काफी, देखिए दो पक्ष होता है आदमी में, एक दिल होता है और एक दिमाग होता है। तो भावनात्मक रूप से जुड़ाव है हम लोगों के वोटर का पार्टी से, जो कैडर है। तो ये गठबंधन किसी से करता है ना, तो इधर का भावनात्मक जो वोटर है समझता नहीं, जाके वोट कास्ट करता है जिस पार्टी के साथ नहीं होता है। लेकिन जो बाकी पार्टी के जो वोटर या उसके कैडर लोग हैं ना, वो थोड़ा चालाकी पक्ष से आते हैं, वो इधर वोट कास्ट नहीं करते। उसका एक्सपीरियंस है बसपा के वर्कर को, बसपा के लीडरान को, इस चक्कर विचारधारा तो एक ही है, जो इंडिया गठबंधन विचारधारा है, लेकिन जो पार्टी के जो बहन मायावती जी है ना, तो इंडिया है ना, भारत है, यहाँ जाति का बहुत एक सच्चाई होता है, और उस मानसिकता से ग्रसित जो लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो हमको लगता है इसका बैड एक्सपीरियंस है। अच्छा, अपनी कैडर को लेकर के अपना अलग, लेकिन वो प्रयास मेरा व्यक्तिगत स्तर पर रहेगा कि उस चीज को सामंजस्य बैठाते हुए उसको, मतलब उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। जनसंपर्क का अभियान आपका चल रहा है? पहले से चल रहा है? पहले से 2 तारीख से चला है। मैनिफेस्टो तैयार है? मैनिफेस्टो रेडी है। हाँ, पटना शहर के लोगों को क्या मिलेगा? हम ग्रामीण क्षेत्र, पटना शहर, और पहले तो जो जल जमाव, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको बाढ़ आश्वासन मिलता है, कुछ होता है, समुद्रों में बन जाता है, बरसात आने वाला, बरसात इस बार कुछ खास पहले नहीं हुई तो इज्जत बच गई, हो जाती तो इज्जत मतलब पुलिस हो जाती। और बहुत सारा, जैसे कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है, वो पटना यूनिवर्सिटी को दिलाने की बात है, स्टेडियम का है, रणजी नहीं होता है, प्लस सांसद लापता रहते हैं, तो उस पर अगर मुझे अथॉरिटी मिलती है, मतदाताओं द्वारा वोट मिलती है, तो मैं एक कम्युनिकेशन सेंटर अपने प्रयास से, अपने सांसद के इससे करूँगा कि 24 आवर इंटू 7 या 36, 35, 3 इंटू 65, मतलब 365 दिन 5 साल वाला कम्युनिकेशन रहे लोगों के पास, कि अपनी समस्याओं को बजाबता ईमेल से और फ्री नंबर से, अगर कुछ वैसा जरूरत पड़ा तो हॉटलाइन पे, मैं अगर दिल्ली भी रहूँगा तो बात करूँगा, अब तुरंत प्रयास करूँगा उसको, कोशिश करूँगा। आपकी गारंटी? हाँ, ये मेरी गारंटी है, और कोशिश करूँगा कि समस्या का निदान हो। देखिए, कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, वादा नहीं बोलता, वादे, कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे जुमले बन जाते हैं, इसलिए कोशिश करें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी कोशिशें कामयाब हो। तो ये थे नीरज कुमार यादव, बसपा से। धन्यवाद। और अपनी बातों को बाखूबी इन्होंने रखा और बताया कि किस तरह से पटना साहिब
लोकसभा सीट को लेकर के जो कयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के कितने खड़े उतरते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। 1 जून को चुनाव है पटना साहिब लोकसभा सीट से। देखने वाली बात ये होगी कि पटना साहिब लोकसभा सीट से कौन जीत करके सामने आता है।